आज से हम बीएड के लिए नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम बेसिक बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो मैक्सिमम मतलब अधिकतर ये डीडीयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो होंगे, उन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। वैसे तो इसमें ओवरऑल सारे कोर्स कवर किए जाएंगे और इसमें मैक्सिमम ये होगा यूपी टेट और सी टेट के बेस पे। चलिए शुरू करते हैं। वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, मानव विकास के कारक, फैक्टर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये वाला दो लाइन है, जो भी देख लीजिएगा। पहला है, मानव विकास के दो मूल कारक होते हैं। पहला कारक किसमें है? वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रम। दूसरा जिसको अनुवांशिकता या हेरिडिटी बोलते हैं, और दूसरा इसका है पर्यावरण, ठीक है, वातावरण, ये एनवायरमेंट, ठीक है। चलिए ये दोनों याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पूछ देगा मानव विकास के दो मूल कारक, मतलब मूल कारक कौन कौन से हैं, दे देगा वंशानुक्रम, दूसरा पर्यावरण, तीसरा जो होगा ऑप्शन में वो होगा वंशानुक्रम और पर्यावरण, चौथा होगा इनमें से कोई नहीं, या ये दोनों, मतलब इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको टिक करना होगा कौन सा होगा। तो दो मूल कारक कौन कौन है? वंशानुक्रम और पर्यावरण, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वंशानुक्रम का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ हेरिडिटी। तो इसमें देखिए, वंशानुक्रम एक सामान्य अर्थ मनुष्य के जन्मजात गुणों से है, मतलब उसके जो जन्मजात जो लेकर गुण पैदा होगा वही उसको क्या बोलते हैं? जन्मजात गुण बोलते हैं। अब देखो, जन्मजात गुण कहाँ से मिलेगा? उनके पेरेंट्स से मिलेगा, माता पिता से मिलता है, से प्राप्त होता है। अब देखिए, जेम्स ड्रेवर ने वंशानुक्रम को परिभाषित कैसे किया है, चलिए देखते हैं। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण वंशानुक्रम कहलाता है। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक। किसका कथन? ये जेम्स ड्रेवर का। तो याद रखिएगा, यहाँ से कई बार डिफिनीशन परिभाषाएं पूछ लेती है, मतलब ये किसका कथन है, ये आता है, और ये यूपी टेट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपका जो भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट में, वहाँ भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा परिभाषा देख लीजिए क्या है, पीटरसन का है, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। हेरिडिटी में बी डिफाइंड एज व्हाट वन गेट्स फ्रॉम हिज एंसेस्ट्रल स्टॉक थ्रू हिज पेरेंट्स, H.A. पीटरसन, ठीक है। हेरिडिटी क्या है? माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त होती हैं उसे, मतलब व्यक्ति जो भी अपने माता पिता या पूर्वजों से जो भी गुण लेता है या प्रॉपर्टी जो इनके अंदर डेवलप होती है उसे क्या कहते हैं? वंशानुक्रम बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, वंशानुक्रम के सिद्धांत थे, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी कितने थे? पहला था गॉल्टन का बायोमेट्री थ्योरी था, गॉल्टन की जीव संख्यायिकी सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए, गॉल्टन ने एक ही पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी में संक्रमण होने वाले गुणों का सांख्यिकीय अध्ययन किया, जिसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बालक को वंशानुक्रम की विरासत से मिलने वाली गुण केवल माता पिता से ही प्राप्त नहीं होते, अपितु वह अपने गुण अपने दादा दादी या परदादा परदादी या अन्य पूर्वजों से भी प्राप्त थे। मतलब इनके कहने का मतलब है, जो भी गुण है वो अपने माता पिता से सिर्फ नहीं, हमारे नाना नानी दादा दादी से भी, और उनके भी जो पिता होंगे उनसे हमारे गुणों का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। देखिए, जीव है, मतलब हम हैं, हमारे ये माता पिता हो गए 50-50%। अब देखिए, पिता की तरफ से दादा और दादी का क्या है? 25-25% है। इधर माता जी की तरफ से नाना नानी का 25-25% है। उसी तरह देखिए, अब दादाजी के भी पेरेंट्स हो गए, दादी के भी होंगे। तो देखिए, ठीक है, दादाजी के जो माता पिता थे उनसे 12.5% दादी के जो थे 12.5%। मतलब यहाँ पे कितने पीढ़ी दिखाया गया है? 1 2 3, 3 और चौथी हम होंगे। तो ये क्या बोल रहा है? गुणोत्तर क्रम में, ठीक है। जीपी सीरीज में ये क्या हो रहा है? 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी में क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है, चलती रह रही है, ठीक है। पहले
हाफ हाफ था, फिर 25-25 था, फिर 12.5 था, फिर और घट गया होगा, 6 के करीब आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद और ज़्यादा कम हो जा रहा है। ऐसे क्या हो रहा है, गुणों का ट्रांसफर हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बीजमैन का बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत, बीजमैन्स थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्मा। अब देखिए बीजमैन ने स्पष्ट किया कि स्त्री पुरुषों के पैतृकों से जाइगोट, ठीक है, जीन्स जो होते हैं जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट दो प्रकार के कोष होते हैं, एक शारीरिक कोष होता है और एक जीव कोष होता है। ठीक है, एक क्या होता है, बॉडी सेल होता है, दूसरा क्या होता है, जर्म सेल होता है। यह कभी नष्ट नहीं होता, यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, हस्तांतरित होता है, ट्रांसफर होता रहता है। तो बीजमैन की यह बात तो सही है कि जीव कोष पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है, परंतु उसकी यह बात अब सही नहीं मानी जाती कि केवल माता पिता के गुण वाला जीव कोष ही हस्तांतरित होता है। पैतृकों में जो माता पिता के साथ साथ प्रजाति या परदादा दादी दादा दादी आदि के पूर्वजों का भी गुण हस्तांतर होता रहता है, पहले बताया गया था। अब देखिए मेंडल का आनुवंशिक क्रम का सिद्धांत, मेंडल ने अपने बागीचे में छोटी तथा बड़ी मटर को बराबर संख्या में मिलाकर बोया। उन्होंने देखा कि इससे जो मटर पैदा हुए वे सभी वर्ण संकर बड़ी मटर थे, जिसका अर्थ है कि इसमें छोटेपन का गुण सुप्त रहा था और बड़ेपन का गुण व्यक्त हो गया। तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, बड़ी मटर 50%, छोटी मटर 50%, 100% वर्ण संकर बड़ी मटर मिला है। अब देखिए ये कैसे तोड़ के दिखाया हुआ है, इसमें से शुद्ध कितने मिल रहे हैं, शुद्ध बड़ी मटर 25%, शुद्ध छोटी मटर 25%, संकर बड़ी मटर कितना मिला, 50%। अब देखिए वर्ण संकर बड़ी मटर क्या है, इसमें 50%, इधर 50%, बड़ी मटर छोटी मटर। ठीक है, इस तरह इनका क्या था। और मेंडल ने चूहों पर भी निरीक्षण किया था, मतलब प्रयोग किया था। इन्होंने इसी प्रकार प्रयोग काले तथा सफ़ेद चूहों को एक साथ रख कर किए, जिसमें से क्रॉस ब्रीडिंग के बाद सभी चूहे पहले तो काले रंग के पैदा हुए, परंतु उसके बाद जब वर्ण संकर काले चूहों को एक साथ रखा गया तो कुछ काले रंग के तथा कुछ सफ़ेद रंग के चूहे पैदा हुए। इस प्रयोग के आधार पर मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि वर्ण संकर प्राणी पेड़ पौधे अपने मौलिक गुण की ओर अग्रसरित होते हैं अतः प्राकृतिक प्रवृत्ति सदैव शुद्ध गुण वाली संतति को उत्पन्न करने की ओर ही होती है। इस सिद्धांत को मेंडलवाद के नाम से जानता है। क्या बोलते हैं, मेंडलिज्म बोलते हैं, मेंडलवाद। ये दो प्रयोग किए थे, एक चूहे काले सफ़ेद चूहे पे और दूसरा मटर पे, याद रखिएगा, आप पूछ लेगा सीधे कि। अब देखिए विकासवाद का सिद्धांत, थियरी ऑफ इवोल्यूशन, इसे अर्जित गुणों के संक्रमण भी का सिद्धांत भी कहते हैं। अर्जित गुणों, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एक्वायर्ड ट्रायल्स, मतलब ट्रायल्स किया जा रहा है। जीव वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार प्राणी को कुछ आंतरिक उत्तेजना होती है जो उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर और ऐसे करने में वह अपनी स्वाभाविक आदतों को पर्यावरण के अनुकूल कर लेता है तथा शारीरिक संरचना में बदलाव ले आता है। इस शारीरिक परिवर्तन को वह अगली पीढ़ी में हस्तांतरण कर देता है। ठीक है, तो उनका इन्होंने किस पे खोज किया था, जिराफ, याद रखिएगा। समर्थन में इन्होंने जिराफ का उदाहरण दे दिया और बताया कि जिराफ की गर्दन पहले जैसे ही थी, लेकिन पेड़ों की पत्तियां खाने के प्रयास में उनकी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी लंबी होती गई। डार्विन के अनुसार वे ही प्राणी जीवित रह पाते हैं जिनमें पर्यावरण के साथ संघर्ष करने की क्षमता होती है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं मैकडूगल का क्या था। मैकडूगल ने चूहों की एक परीक्षण किया जिनमें चूहों के तालाब से बाहर निकलने के दो रास्ते दिए। एक रास्ते में प्रकाश था, लेकिन उससे निकलने में बिजली की करंट लगता था, मतलब करंट लगता था तथा रास्ता अंधकारमय था लेकिन सुरक्षित था। ठीक है, दूसरा रास्ता था जो अंधकारमय था और सुरक्षित था। तो देखिए सही मार्ग से निकलने के प्रशिक्षण में प्रथम पीढ़ी के चूहों ने 165 बार गलती की, जबकि चूहों की 23वीं पीढ़ी ने यही सही मार्ग चुनने में केवल 25 बार गलती की। प्रयोग प्रमाणित करता है कि अर्जित गुणों का संक्रमण होता है। अब देखिए बीजमैन, वाइजमैन बोलते हैं या बीजमैन, ठीक है।
वाइजमैन ने चूहों की पूंछ काटने से संबंधित प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने चूहों की कई पीढ़ियों तक, ठीक है, पूंछ काटी, लेकिन प्रत्येक पीढ़ी में पूरी पूंछ के ही चूहे पैदा हुए। डार्विन और बीजमैन के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित होते हैं, जिनका जीवन के लिए करते समय बीजकोषों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखिए वंशानुक्रम के नियम, लॉ ऑफ हेरिडिटी, इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सारे सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, कहानी की तरह एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है, नाम याद रहे किसका किसका प्रयोग, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा आपके ये सेमेस्टर वाले एग्जाम में। चलिए देखते हैं वंशानुक्रम के नियम, लॉ ऑफ हेरिडिटी। वंशानुक्रम के मुख्य रूप से 3 नियम थे, कौन कौन? समानता का नियम, ठीक है, और विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन, और एक और था, चलिए उसे भी देख लेते हैं, प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। अब देखिए पहले देखते हैं इसे। देखिए वंशानुक्रम के मुख्य रूप से 3 नियम थे, कौन से? समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। चलिए पहले समानता का नियम देख लेते हैं क्या क्या होता है। इस नियम में समान को जन्म देता है, मतलब जो भी चीजें होती हैं, क्या बोलते हैं, नियम को समान को जन्म देता है भी कह सकते हैं, लाइक बाई गेट्स लाइक। ठीक है, यह नियम यह बताता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतानें होती हैं। ठीक है, बच्चे का रंग, रूप, कद, भार, वृद्धि आदि अपने माता पिता के अनुरूप होता है। ठीक है, अगर पिताजी लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा, माताजी छोटी हैं तो बच्चे भी छोटे होंगे, मतलब जैसे माता पिता होंगे उसी अकॉर्डिंग बच्चे में वृद्धि होती है। चलिए आगे देखते हैं विभिन्नता का नियम। यह नियम यह बताता है कि जन्म में 2 व्यक्ति रूप में समान नहीं होते, मतलब 2 व्यक्ति हैं समान नहीं हो सकते, उनमें कुछ न कुछ क्या होगा, भिन्नता अवश्य होगी। यहाँ तक कि एक माता पिता से उत्पन्न मनुष्यों में भी हम जानते हैं कि बच्चों में लिंग, रूप, रंग, रूप, कद आदि के निर्धारण पैतृक होते हैं। इसका संयोग सदैव समान नहीं होता है, मतलब उनका सदैव नहीं होता है। एक ही माता पिता की संतानों में भिन्नता होती है। भिन्नता भिन्न भिन्न माता पिताओं से उत्पन्न संतानों में तो और भी अधिक होती है। अगर भिन्न भिन्न, ठीक है, माता पिता की संतानों होंगी तो क्या होगी, और भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, बच्चे में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर एक माता पिता के 3 संतान है, तीनों की क्या होगा, अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। हो सकता है तीनों की हाइट एक हो, लेकिन कद काठी कलर में कुछ डिफरेंस तो जरूर होगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएशन। ठीक है, लॉ ऑफ क्या हो गया, रिजम्बैलेंस। ठीक है, रिजम्बैलेंस हो गया, और क्या, लॉ ऑफ वेरिएशन हो गया, लॉ ऑफ रिग्रेशन हो गया। लॉ ऑफ रिग्रेशन में क्या होता है, देखिए लॉ रिग्रेशन में ये होता है, यह नियम बताता है कि बच्चे अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के स्थान पर समान गुण ही ग्रहण करते हैं, और सामान्य गुण सभी स्त्री पुरुषों में होते हैं। इसलिए वंशानुक्रम की प्रवृत्ति सामान्य अथवा औसत की ओर होती है। इस प्रत्यागमन के 2 कारण हो सकते हैं, एक यह कि माता पिता की पैतृकों में से एक अधिक और दूसरा कम शक्तिशाली होता है, और दूसरा यह कि माता पिता में उनके पूर्वजों में से किसी एक का पैतृक अधिक शक्तिशाली होता है। यदि आप मेंडल के प्रयोग से निष्कर्षों को देखते हैं तो इस नियम का ही प्रतिपादन माना जाए। मतलब इनके कहने का मतलब है, अगर हमारे माता पिता मतलब जिसमें से ज़्यादा शक्तिशाली जिनका मतलब वो होगा, ठीक है, जो गुण होगा वही हमारे अंदर आता है, और जो जो कम शक्तिशाली होंगे वो नहीं आएगा। और ये भी अकॉर्डिंग ये भी नहीं हो सकता मेरे माता पिता दोनों बराबर गुण हो, लेकिन उनके पूर्वजों में से किसी का अधिक शक्तिशाली होगा तो वो गुण डेवलप हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रेग्रेशन बोलते हैं, रेग्रेशन, तो याद रखिएगा। वंशानुक्रम की प्रक्रिया या यांत्रिकी। चलिए देखते हैं। मनुष्य शरीर असंख्य कोषों, सेल्स से मिलकर बना हुआ है। मनुष्य के शरीर की निर्माण क्रिया भी विशेष प्रक्रिया के कोषों से शुरू हुई है, जिन्हें प्रजनन कोष, रिप्रोडक्शन सेल्स कहते हैं। जीव वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि मनुष्यों में गुनाड ग्रंथियां, गुनाड्स ग्लैंड्स होते हैं, जिससे उनमें प्रजनन अंगों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का विकास होता है, और इन प्रजनन अंगों से उनमें यौन कोष, सेक्स सेल्स
उत्पन्न होते हैं। पुरुषों में पुरुष जनन कोष उत्पन्न होते हैं जिन्हें शुक्राणु स्पर्म कहते हैं, और स्त्रियों में स्त्री जनन कोष उत्पन्न होते हैं जिन्हें बिंबाणु यानी ओवम कहते हैं। बिंबाणु। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि पुरुषों के शुक्राणुओं और स्त्रियों के बिंबाणुओं में अति सूक्ष्म तत्व होते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। इन गुणसूत्रों का आकार पतले धागे के समान होता है। वे अति पतले और लंबे आकार के होते हैं, ठीक है, जिन्हें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। भाई हम देख तो सकते हैं। इन गुणसूत्रों को भी अति सूक्ष्म तत्व होते हैं जिन्हें पैतृक जीन्स कहते हैं। अपने वास्तविक रूप में पैतृक ही वंशानुक्रम के वाहक और निर्धारक होते हैं। जो जीन्स होते हैं वही क्या होते हैं, पैतृक हमारे वंशानुक्रम के वाहक या निर्वाहक होते हैं। गुणों का ट्रांसफर लेना देना उसी से होता है, जिनसे ही। इस क्षेत्र की नवीनतम खोजों के अनुसार पैतृकों में 2 प्रकार के जैविक गुण होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक डी ऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है। दूसरे रिबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए बोलते हैं। कि आरएनए होता है, एक डीएनए होता है, डीएनए आरएनए। डीएनए एक पैतृकों के केंद्र में, सेंटर में क्या होगा, डीएनए होगा। उसके बाहरी क्षेत्र में सीमा पर क्या होगा, आरएनए होता है। डीएनए में अनुवांशिक गुण होते हैं और आरएनए में गुणों के प्रसार का विकर्ण का कार्य करता है, मतलब उसको फैलाता है, भेजता है, लाता है, जो भी करता है। प्रश्न यह उठता है कि पैतृक बच्चों की वंशानुगत गुणों का निर्धारण कैसे होता है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार गर्भधारण के समय स्त्रियों में ओवम के 23 क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, पुरुषों के शुक्राणु के 23 गुणसूत्र क्रोमोसोम से संयोग करते हैं। इस प्रकार गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है, 23 जोड़े होते हैं। अब देखिए, गुणसूत्रों के प्रत्येक जोड़े में सैकड़ों की संख्या में पैतृक जीन्स होते हैं, जिनकी संख्या 60,000 से 80,000 अनुमान लगाई है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार गुणसूत्रों 23 जोड़े में तथा 22 जोड़ों का आकार स्त्री पुरुषों में समान होता है। मतलब 23 में से 22 जोड़ा जो होता है सेम होता है, दोनों में यक्स ही भरे रहते हैं। इन्हें ऑटोसोम्स बोलते हैं। ऑटो मतलब सेम कहते हैं। और गुणसूत्रों के 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। 23वां जो जोड़ा होता है क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जो पुरुषों में जो स्त्रियों में समान होता है, जिसे XX गुणसूत्र कहते हैं। पुरुषों में असमान होता है, जिसे XY गुणसूत्र कहते हैं। गर्भधारण के समय यदि स्त्री का X गुणसूत्र पुरुष के X गुणसूत्र से संयोग करता है तो स्त्रीलिंग की बच्ची का निर्माण होता है। मतलब जो चाइल्ड होगा वो गर्ल चाइल्ड होगा, अगर XX मिलेगा तो। अगर पुरुष का स्त्री का X और पुरुष का Y गुणसूत्र का संयोग होता है तो जो बच्चे का जन्म होगा वो मेल चाइल्ड होगा, ठीक है। मेल मतलब बॉय होगा, ठीक है। तो देखिए XY मेल, XX फीमेल, ठीक है, याद रखिएगा। गुणसूत्रों की शेष 22 जोड़ों का समान गुण वाले पैतृक जीन्स होते हैं। मैट्रिडले के अनुसार स्त्री पुरुषों में शेष 22 गुणसूत्रों में उपस्थित पैतृकों के मुख्य कार्यों को भी पहचान लिया गया है, जो हमको नहीं जानना है, ठीक है, इतना बहुत है।